गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल हम जब पढ़ रहे थे हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2, उस समय बच्चों थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई, इस कारण से हमारा वीडियो बीच में ही रुक गया था। बच्चों, जब हम कर रहे थे कल उसको आज मैं वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने किया है पार्ट 3 और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो फाइबर टू फैब्रिक में अपना रेशो से बसों तक उसका हम उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उन दो जो रेशो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, बताया कि मैंने आपको प्राकृतिक और कृत्रिम। ओके, प्राकृतिक यानी जो कि पादप और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशो को हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और मानव द्वारा विभिन्न रसायनों के से जो वस्तु तैयार किए जाते हैं, जो रेशे बनाए जाते हैं, उन्हें हम कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। पादप रेशे में भी हमें बताया था कि प्राकृतिक रेशे हैं, इनमें भी नेचुरल फाइबर्स में हमें बताया कि दो तरह के होते हैं, एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स। और प्लांट फाइबर्स को हम 6 क्लास में पढ़ के आए हैं, और एनिमल फाइबर्स के भी बारे में हम पढ़ के आए हैं, आपको ज्यादा आसानी होगी इस चीज को समझने में। कल हमने जो समझा था वो हमें बताया था कि ऊन है वो हमें कैसे प्राप्त होती है, उसको किस किस जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होती है। इसके बाद में जो हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक था ऊन से जो वस्त्र है वो तैयार करना, रेशों से और उनमें संसाधित करना। एक मतलब है कि उसको रेशों से ऊन संसाधित करना, यहाँ हम पढ़ रहे थे। और इसको मैंने आपको बताया था कि ये टोटल 6 स्टेप्स में पूरा होता है, और इसके हम 4 स्टेप्स हम कर चुके थे, और नेक्स्ट 5 और 6 स्टेप्स हमारा रह गया था। बच्चों, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हम भेड़ की बात करेंगे, तो उस भेड़ के अंदर क्या होती है, बालों की कटाई कटाई होती है, यानी उनके जो बालों को हम उनकी स्किन सहित त्वचा सहित त्वचा की ऊपरी परत सहित की जिसमें मृत कोशिकाएं होती हैं उसके साथ उनको उतार दिया जाता है, यानी उनकी कटाई की जाती है। और ये जो काम होता है हमारा ग्रीष्मकाल में यानी समर सीजन में हम कटाई का कार्य करते हैं। कटाई करने के बाद सेकंड स्टेप में आएगा हमारा अभिमार्जन। एक वर्ड आएगा अभिमार्जन, यानी जो हमने बाल काटे हैं जिसके जो भी इनमें ब्लड धूल गंदगी चिकनाई कुछ जो भी कुछ लगा हुआ है गंदगी, उसको उसमें से साफ करना। उस अभिमार्जन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, बालों को जो कि हमने काटे हैं उन बालों को एक बड़ी पानी की टंकियों में डालकर उसमें धोया जाता है, और धोने से क्या होता है, गंदगी अलग हो जाती है और हमें जो बाल जो रेशा मिलता है वो अब सही होता है, स्वच्छ होता है। नेक्स्ट स्टेप में आता है बच्चों हम कि जो हमने थर्ड स्टेप यानी कि जो हमने बाल लिए थे उनको अब हम सुखा दिया हमने। सुखाने के बाद में हमने क्या किया, उसको वापस रंगी होती बालों की छटाई की गई थी हमने। उसमें क्या किया था, हमने छटाई यानी जो भी बालों की जो किस्म है, मुलायम बालों को अलग किया गया, कठोर बालों को अलग किया गया, छोटे बालों को अलग किया गया, बड़े बालों को अलग किया गया, सब बालों की हमने छटाई की। छटाई करने के बाद में नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप पड़ा था उसके वापस हमें दोबारा उन बालों का जो हम छटाई करके अलग अलग रखे हैं बालों का, उनको वापस हमने उनका अभिमार्जन किया, यानी वापस उनकी जो उसमें थोड़ी बहुत जो गंदगी अभी भी रह गई थी उसको हमने उसमें साफ किया। ओके, साफ करने के बाद में अब हमें अलग अलग किस्म के बाल प्राप्त हो गए हैं। अब प्राप्त बालों में हम पढ़ रहे थे चरण फिफ्थ। देखिए चरण फिफ्थ में क्या होता है, स्टेप 5 में क्या होता है, जो अब हमें बाल प्राप्त हुए हैं अलग अलग क्वालिटी के हैं, उन बालों की अब की जाती है जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, हम रेशे लिखेंगे यहाँ पे, रेशों की रंगाई की जाती है, यानी उनमें कलर किया जाता है। रेशों की रंगाई की जाती है, या रेशों में रंगाई की जाती है, जो कि रेशे हैं उनकी उनमें कलर किया जाता है। बेसिकली जो आपके जो रेशे प्राप्त होते हैं वो होते हैं या तो व्हाइट यानी सफेद, काले, और या फिर होते हैं आपके ब्राउन कलर के, भूरे होते हैं, यानी भूरे रेशे होते हैं।
ये तीन कलर के हमारे पास में रेशो होते हैं, या तो सफेद होंगे, काले या थोड़े, लेकिन हमें पता है कि जो हम स्वेटर और स्वेटर पहनते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं। तो कलर करने के लिए क्या होता है, जो भी रेशे हमें मिले अब उनकी रंगाई की जाती है, रेशो में रंगाई की जाती है, इन्हें कलर चढ़ाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा चरण 6 यानी स्टेप 6। अब जो रेशे रंगाई करके प्राप्त हो गए हैं बच्चों, उनके अब क्या आता है हमारा लास्ट जो मतलब होता है ग्रेडिंग। आखिरी चरण क्या होता है, आखिरी यानी लास्ट जो चरण में स्टेप में आखिरी चरण में रीडिंग की जाती है। रीडिंग यानी क्या होता है, रीडिंग की जाती है। रीडिंग यानी क्या होता है बच्चों, जो धागे में अलग अलग प्राप्त हुए ना, हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिए थे, छोटे कोई बड़े कोई मोटे अलग अलग थे, उन सब धागों के अब रीडिंग यानी गट्टी जो धागा होता है उनको लपेट करके एक ही रील बनानी आती है, गट्टी बनाने के लिए धागों को अलग अलग कर दिया जाता है। अब लास्ट बोल होता है हमारा रिलीज। रिलीज करने के बाद में अब जो क्या होता है, लंबे धागे होते हैं, जो लंबे रेशे होते हैं ना, लंबे रेशों से क्या बनाए जाते हैं आपके स्वेटर्स, क्योंकि आप स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर बनाए जाते हैं। और जो भी रेशों से अलग आती है उन्हीं में जो कि मशीनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और भी जैसे कि आपका वुलन वुलन सूट हो गया या कुछ और भी आपके वो क्या बनाए जाते हैं, उनसे दूसरे धागों से छोटे धागे अलग रह गए हैं, जिनसे हम उन्हीं वस्त्र तैयार करते हैं। जैसे हम क्या होता है वुलन क्लोथ्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो कल हमारा रह गया था अधूरा 5 और 6 स्टार्ट किया तो आपको मैंने समझाया है। अब हमारा जो ये बोल का जो रेशो से ऊन संसाधित करना यानी रेशो से ऊन बनाना, उनसे अब क्या करते हैं, यहाँ से ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र, यहाँ से अब हमें क्या मिल गया है, ऊनी वस्त्र हमें मिल चुके हैं। ये हमारा हो गया है अभी कंप्लीट। अब हम जो बच्चों आगे हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट एनिमल फाइबर, वो है रेशम। और रेशम के बारे में भी बच्चों हम पढ़ के आ चुके हैं क्लास 6 में, इससे आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट स्टार्ट है रेशम। ये भी क्या है, जानवर यानी एनिमल फाइबर है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जानवर रेशे में हम पढ़ रहे हैं सेकंड अभी रेशम। और जानवर रेशे को हम आराम से इंग्लिश में भी कह सकते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर। ओके, अब जैसा कि हमें पता है कि जो रेशम होता है वो पहला क्या है, जानवर रेशम, यानी ये एक एनिमल फाइबर है। इसमें मैंने लिख दिया है ये क्या है, एनिमल फाइबर है। इसमें क्या किया जाता है, रेशम कीट को सबसे पहले उनका पालन किया जाता है, यानी उनको पाला जाता है, यानी रेशम कीट पालन। रेशम के जो कीट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिल्कवॉर्म, जिन्हें हम सिल्कवॉर्म भी कहते हैं। रेशम कीट का पालन किया जाता है, रेशम कीट पालन किया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सेरीकल्चर। अधिकतर बच्चों को पता होगा सेरीकल्चर। ठीक, यानी रेशम कीट का जो पालन किया जाता है इसका एक वर्ड है, एक नाम है, उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो जब रेशम अधिकतर लार्ज स्केल पर जब हमें रेशम चाहिए और रेशम को पालने का जो काम करता है सेरीकल्चर होता है। इसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट वो है रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट का जीवन चक्र, और ये रेशम कीट का जीवन चक्र बच्चों आप उसे समझ के आए हुए हैं। इसमें आपके 6 क्लास में मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाता है इसे। आप एक बार मैं इसका यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। देखिए क्या होता है रेशम कीट के जीवन चक्र में। ये आपका हो गया व्यस्क रेशम कीट। ओके, ये आपकी हो गई व्यस्क रेशम कीट हो गया। ये रेशम कीट क्या करता है, ये
आपके जो शहतूत के जो पत्ते होते हैं, ओके, इसके ऊपर क्या करता है, ये अपने अंडे देता है। और एक ही मादा रेशम की, व्यस्क रेशम की, और ये कौन सी है, मादा यानी फीमेल रेशम की है। यह शहतूत के पेड़ पर और जो पत्ते होते हैं उन पे अपने अंडे, ओके, जो मादा व्यस्क रेशम कीट है ये शहतूत के पेड़ पर अंडे देती है। और इन अंडों से बाद में जब ये अंडे वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो रेशम की पत्तियों को अपना भोजन, इसी शहतूत की पत्तियों को, ये क्या है, मलबरी लीव्स है, यानी शहतूत की पत्ती है बच्चों, ये शहतूत की पत्ती है, मलबरी लीव्स है, शहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है। अंडे देने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर लार्वा यानी कैटरपिलर, कैटरपिलर बन जाता है, ओके। अंडे में कैटरपिलर क्या करता है, यानी ये लार्वा है आपको, हाँ ये क्या है, लार्वा, जैसे हम कैटरपिलर या लीफ भी बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, अंडे किसमें चेंज हो गए, लार्वा या कैटरपिलर में चेंज हो गए हैं। लार्वा जब इसमें अंडे जब लार्वा या कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं बच्चों, तो यहाँ से ही ये अपने क्या होता है कि अभी हम दोबारा मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा एक पॉइंट, लेकिन यहाँ पे मैं इसके बनाने के साथ साथ आपको समझा रही हूँ कि व्यस्क मादा रेशम कीट होती है, ओके, वह शहतूत की पत्तियों पर अपने अंडे देती है। ये अंडे देती है शहतूत की पत्तियों पर, जब ये अंडे मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, ये इसकी पत्तियां यानी लीव्स को, मलबरी लीव्स यानी शहतूत की पत्तियों को अपने भूल लेते हैं, उनको खा करके अपने आकार और दोनों में ही वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होकर के वो किसमें चेंज जाते हैं, लार्वा यानी कैटरपिलर, इसको हम फीमेल बोलते हैं। इसके अंदर एक, इसके मुंह में एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है, जो कि पदार्थ सिक्रीट करती है, ओके। उस जब पदार्थ को सिक्रीट करती है बच्चों, तो उससे क्या होता है, ये धीरे धीरे उस पदार्थ को अपने चारों ओर लपेट लेती है, ये है एक चारों ओर लपेट देती है। और जब यह सूख जाता है, सूखने के बाद में यह टाइट यानी कठोर हो जाता है, कठोर होने के बाद में ये नंबर एक जैसी संरचना बन जाती है। जब ये आगे से आगे क्या करता है, ये जो लार्वा अवस्था, ये नेक्स्ट स्टेज यानी हमारी प्यूपा अवस्था में चेंज हो जाता है। प्यूपा यानी इसके चारों तरफ क्या रहता है, ये कोकून होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, लार्वा होता है ना, लार्वा, लार्वा के अंदर इसके चारों तरफ अपने क्या कर लिया, टाइट हो गया चारों तरफ, इसके जो रेशम की ग्रंथि होती है, इसी वजह से रेशम स्प्लिट होता है, ग्राफ जैसा रेशम कहते हैं, और यह चारों तरफ अपने को कवर कर लेता है। कवर करने के बाद सूख जाता है, तो ये हार्ड होता है, ये है हमारा प्यूपा स्टेज, ओके। यहाँ से करना इसको, ये है हमारा प्यूपा स्टेज। और प्यूपा की किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, प्यूपा हमारा कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल टाइम यानी परिपक्व हो जाता है, और ये होती है हमारी कोकून स्टेज, ये होती है हमारी कोकून स्टेज होती है। और कोकून से वापस अगेन एक व्यस्क रेशम कीट बन जाता है। तो ये होता है इसका जीवन चक्र। जीवन चक्र का मतलब व्यस्क मादा रेशम कीट में अंडे दिए और वापस एक प्रोसेस से गुजरता हुआ कोकून से वापस क्या मिल गया हमें, व्यस्क रेशम कीट, और जो एक रेशम कीट है वो हमें मिल चुका है। यानी एक पूरा सर्कल चलता है, ये होता है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म यानी रेशम कीट का जीवन चक्र, ओके। इतना समझ में आया। तो रेशम कीट की जीवन चक्र में अगर हम लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता है कि जो मादा रेशम कीट क्या करती है, शहतूत के पत्तियों पर अंडे देती है, यानी मादा रेशम कीट, फीमेल सिल्कवॉर्म, मादा रेशम कीट शहतूत यानी मलबरी ट्रीज, शहतूत की पत्तियों, शहतूत की
पत्तियों पर क्या देती हैं? अंडे देती हैं। ओके, क्या किया इसने? मदर रेशम कीट के शहतूत की पत्तियों पर अंडे दिए। अंडों से क्या निकल रहे हैं? अंडों से लार्वा, क्या कहते हैं इसको? कैटरपिलर भी बोलते हैं, कैटरपिलर। ठीक, अंडों से लार्वा यानी कैटरपिलर निकलते हैं। ओके, अंडों से क्या निकले? लार्वा या कैटरपिलर निकलते हैं। और कैटरपिलर जो निकल रहे हैं तो यह शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ओके, तो ये क्या लिख देते हैं इसके आगे? ये शहतूत, शहतूत की पत्तियों, शहतूत की पत्तियों को खाकर अपने अपने आकार और आमा, सिंपल है, शेप एंड साइज, यानी अपने, हम सिंपल लिखते हैं, अपने आमा में वृद्धि करते हैं। ओके, तीन चीज मैंने आपको बताई है कि क्या है? मादा रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है। इन अंडों से लार्वा यानी कैटरपिलर निकलते हैं। ये भी कैटरपिलर यानी लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाकर अपने आमा के आकार यानी शेप एंड साइज में वृद्धि यानी ग्रोथ उनकी बढ़ती है, बड़े होते हैं। आगे आपने लिखा होगा तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूं बच्चों, इनको आप उतारते जाइए अपनी कॉपी के अंदर। अब इसके आकार और आमाप में वृद्धि होगी। अब वृद्धि होने के बाद में क्या होता है? यहाँ पे ये जैसे मैंने बताया था आपको, जो लार्वा होता है कैटरपिलर के अंदर क्या होती है? एक रेशम ग्रंथि होती है। कैटरपिलर में, कैटरपिलर के मुख में क्या होती है? रेशम ग्रंथि, रेशम ग्रंथि रेशम ग्रंथि होती है। ओके, इसके मुख में क्या होती है? रेशम ग्रंथि होती है। उससे रेशम सिक्रीट होता है, पदार्थ स्रावित होता है। यह पदार्थ क्या कर लगता है? ये अपने चारों तरफ लपेट लेता है। ठीक है, रेशम ग्रंथि में जो पदार्थ सिक्रीट होता है यह स्रावित पदार्थ को, श्रावित यानी सिक्रीट जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, श्रावित पदार्थ को यह अपने चारों ओर, अपने चारों ओर लपेट लेता है, लपेट लेता है। यानी एक ग्रिल होती है ना, भाई लगी होती है, इसके चारों तरफ हम धागा लपेटते हैं। इसी तरह से क्या होता है? इसका पदार्थ सिक्रीट होता है, धीरे 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 पूरी बॉडी को ये कवर कर लेता है। और जब कवर कर लेता है उसके बाद क्या होता है? ये जब ये सूख जाते हैं तो क्या होता है? कठोर हो जाते हैं। सूखने पर क्या होता है? ये टाइट हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। देखिए आगे पर क्या मिलता है? सूखने पर कौन? ये पदार्थ जब सूखता है, सूखने पर यह कठोर हो जाता है, टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है और अपनी नेक्स्ट स्टेज यानी अगली अवस्था, अगली अपनी अगली अवस्था प्यूपा, प्यूपा में बदल जाता है। समझ में आपको? क्या किया? ये अपनी अगली जो अवस्था आएगी प्यूपा, यहाँ से प्यूपा में चेंज हो जाता है। और प्यूपा से क्या बनता है? यहाँ पे आप सिंपल दिखा देते हैं। प्यूपा से क्या बनता है? कोकून। ओके, और कोकून से वापस क्या बन जाता है? रेशम कीट हमें प्राप्त। अब ये तो हो गई इसका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क।
हमने जो पढ़ाया हुआ है अभी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल। अब अगर हमें पता करना है कि हमें तो क्या पढ़ना है कि हमें रेशम कीट से रेशे कैसे प्राप्त होते हैं और कौन कौन से रेशे होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, रेशम कीट जो होता है अलग अलग किस्मों का होता है। रेशम कीट अलग अलग किस्म यानी अलग अलग वैरायटी का होता है, इसमें अलग अलग किस्म का होता है और अलग अलग किस्म का होगा, अलग अलग टाइप का होगा। तो इनसे जो प्राप्त होने वाले जो रेशा है बच्चों, वो रेशे भी अलग अलग होंगे। जैसे कुछ रेशों के नाम हम लिख देते हैं, जैसे क्या होता है, टसर सिल्क होता है, टसर, मूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताया, मैंने आपको टसर, मूंगा, तोसा, ये सब क्या है, रेशम के नाम है। यानी जैसे अलग अलग जो रेशम होते हैं, ठीक है, अलग अलग रेशम होते हैं, अलग अलग वैरायटी के रेशम कीट होते हैं, इसी तरह से के नाम है टसर, मूंगा, तोसा, सिल्क। ओके। अब जो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है हमारा शहतूत रेशम कीट। शहतूत रेशम कीट यानी मलबरी सिल्कवॉर्म। ठीक, शहतूत रेशम कीट भी है जो कि हमने इसकी लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ी होगी। शहतूत रेशम कीट के लिए मलबरी सिल्कवॉर्म के हमने लाइफ साइकिल का अध्ययन किया है, जीवनचक्र हमने पूरा पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इन जो शहतूत के रेशे हैं इनसे हमें धागा या इसके वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं। तो देखो बच्चों, आगे हम करते हैं, जिसका आपने उतार लिया होगा, ये डायग्राम आपको वैसे याद है और एक बार आप डायग्राम मुझे बता दें। नेक्स्ट जो हमें अब हम पढ़ते हैं कि इन रेशम कीट जो है, इनसे रेशम के जो वस्त्र है या रेशम का धागा है वो कैसे तैयार किया जाता है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कोकून से रेशम तक। ठीक है, यानी कोकून अभी जो पढ़ी थी लास्ट स्टेज की आपकी कोकून, तो कोकून से ही क्या प्राप्त होता है हमें, व्यस्त रेशम की जो रेशम कीट हमें मिलता है धागा बनाने के लिए, वो हमें मिलता है कोकून के नेक्स्ट वाले स्टेज यानी कोकून से जो नेक्स्ट स्टेज बनती है हमारा, उसमें हमें रेशम कीट प्राप्त होता है। अब जैसे सबसे पहला मैं बताया कि रेशम कीट को सबसे पहले आप कोकून को हमें प्राप्त करना है, तो हमें प्लान करना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा, यानी रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर। इसको हम कहते हैं रेशम कीट पालन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सेरीकल्चर यानी रेशम कीट को हमने पालने के बाद में उसको वापस क्या किया, उसमें जो मादा रेशम कीट है स्पेक्ट्रोक यानी बहुत बड़ी मात्रा में अपने अंडे देती है, और वो अंडे देती है, हमने पढ़ा था कि मलबरी लीव्स पर यानी छतों की पत्तियों पर अपने अंडे देती है, और अंडे देने के बाद में वो कुछ समय के बाद में जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद में उनमें से लार्वा यानी कैटरपिलर इल्ली निकलती है, और इल्ली को क्या करती है, छतों की पत्तियों को खाकर अपने आमा में वृद्धि करती है। वृद्धि करने के बाद में वो लार्वा यानी कैटरपिलर में चेंज हुई, और चेंज होने के बाद में उसके मुख में रेशम ग्रंथि पाई जाती है, तो उसमें से रेशम का भाग यानी जो भी पदार्थ सक्रिय होता है उसकी चारों तरफ लपट जाता है, और जब वह भाग सूख जाता है, सूखने के बाद में टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है, और वह कठोर होने के बाद में चेंज होता है प्यूपा, और प्यूपा से नेक्स्ट स्टेज आती है उनकी कोकून। तो हमें पढ़ रहे हैं कोकून से रेशम तक, यानी अब जो हमें कोकून प्राप्त हुआ है उससे हम अब रेशम कैसे प्राप्त करेंगे, यानी रेशम कोकून से रेशम कैसे प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, अंडों को बड़ी मात्रा में अंडे दिए जाते हैं, तो उनको उपयुक्त तापों पर टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता है, गर्म रखा जाता है, टेम्परेचर पर गर्म रखेंगे, गर्म करने के बाद में इन्हें बहुत भारी मात्रा में इल्लियां निकलती हैं, इल्लियों को इनको खाने के लिए जैसे हमने शहतूत के पत्ते दिए, शहतूत के पत्ते जब ये खा लेते हैं तो इनको जब बच्चों खा जाते हैं, इनको इन इल्लियों यानी कैटरपिलर जब हमें प्राप्त हुए
इस कैटरपिलर को बांस की टोकरियों में रखा जाता है। जब हम सेरीकल्चर के अंदर जब लार्ज स्केल पर इनका पालन करते हैं तब इनको बांस की टोकरियों में इनको रखा जाता है। बांस की टोकरियों में इनको कैटरपिलर रखा जाता है। इनको खाने के लिए अब क्या करें, नॉर्मली यूज कर रहे हैं, शहद की पत्तियां दे रहे हैं खाने के लिए। और खाने के बाद में जब ये अपने कैटरपिलर अपने जो रेशम ग्रंथि को स्प्लिट करता है, स्प्लिट करने के बाद इसको लपेटता है, तो क्या करते हैं ये कैटरपिलर बांस की जो टोकरियां होती है ना उनके बांस के अंदर की तरफ बांस की टोकरी में बात कर रहे हैं, बांस में अंदर की तरफ चला जाते हैं ये कैटरपिलर, अंदर की तरफ चले जाते हैं, बांस की टोकरी में चले जाते हैं और वहां जाकर क्या बनाते हैं, प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी में बांस की टोकरी में इनको रखा जाता है और बांस के अंदर क्या होता है, ये टोकरी के अंदर बांस लगे होते हैं, उनके अंदर ये चले जाते हैं और जाने के बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज यानी प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्यूपा से जब नेक्स्ट स्टेज क्या प्राप्त हो जाती है हमें, कोकून। लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं हम, सेरीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हमने बात की थी और लाइफ साइकिल के बारे में समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि कोकून जब लार्ज स्केल में हमें कोकून कैसे मिलेंगे। एक दो की बात नहीं करें, हम लार्ज स्केल पर बात करेंगे, बड़ी मात्रा में कोकून कैसे मिलेंगे, तो वहां पे हमको कराया जाता है सेरीकल्चर में। और बात के अंदर की तरफ चले जाते हैं और प्यूपा के आप स्टेज नेक्स्ट से आगे नेक्स्ट स्टेज से कोकून। अब जब कोकून हमें मिल गए तो यानी कोकून को व्यस्त कीट में परिवर्तित होने से पहले ही, यानी कोकून को व्यस्त यानी रेशम कीट कहेंगे हम, व्यस्त होते हैं यहाँ पे, रेशम कीट में बदलने से पहले ही हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम सिल्क की जो रेशो होते हैं, फाइबर्स होते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। तो उनको रेशम जो होते हैं, कोकून होते हैं, रेशम कीट में बदलने से पहले ही इन्हें पानी की या फिर हम कह सकते हैं वो गर्म पानी, सीधे हम कहते हैं गर्म पानी, या फिर हम कह सकते हैं इसको भाप, या फिर कह सकते हैं हमने धूप। तीन चीजें हो गई कि कोकून को रेशम कीट में बदलने से पहले ही इन्हें गर्म पानी या फिर भाप में या फिर धूप में रखा जाता है। ओके, अब जब इनको हम धूप में रख देंगे, धूप में रखने के बाद में या पानी में रखा तो इनसे जो रेशम के रेशे हैं वो अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। यानी अब क्या होगा, रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद रेशम के जो रेशे हैं वो अब अलग हो जाते हैं और जब रेशम के रेशे हमें अलग मिल गए हैं तो उनकी अब हम अलग अलग जो छोटे बड़े हैं उसके हिसाब से हम उनकी रेशम की ग्रेडिंग करते हैं। रेशम की ग्रेडिंग, रेशम की ग्रेडिंग, रेशम की ग्रेडिंग करते हैं। रेशम की ग्रेडिंग, रेशम की ग्रेडिंग करते हैं। ओके, जब रेशे प्राप्त हो जाते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है, उसके बाद में हम रेशम की ग्रेडिंग करते हैं। ओके, अब हमें अलग अलग रेशम की प्राप्त हो गए हैं और उन्हीं ग्रेडिंग की गई रेशम से ही कारखानों यानी फैक्ट्रियां हैं, कारखानों से मशीनों द्वारा इन्हीं रेशों से रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यानी इन्हीं मशीनों द्वारा इन्हीं रेशों से रेशमी वस्त्र हम तैयार करते हैं। अब जो ये रेशम होता है क्या होगा, आकर्षक होता है, आकर्षक होता है
चमकीला होता है, मुलायम होता है और एक्सपेंसिव यानी महंगा भी होता है। जो रेशम होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं, चमकीले होते हैं, मुलायम होते हैं और महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेशम से, कोकून से हमें रेशम कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में हमें पढ़ेगा। तो आज जो हमने पढ़ा है तो हमें इसका जो रहेगा तो उनकी जो चरण हैं, स्टेप्स हैं, वो हमें कैसे संचालित किया गया, उनसे कैसे प्राप्त की जाती है वो पढ़ना, और हमें रेशम कीट के बारे में पूरा उसका जीवन चक्र, और दूसरा ये जो भी कोकून है उससे हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों। तो ये आपका जो आज फर्स्ट चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आप पढ़ें, अपने नोट्स तैयार करें और इनको रीड करें। नेक्स्ट जब हमारा होगा मौसम पर हम आपका क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।